अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बड़े हर्षोल्लास के साथ बताना चाहते हैं कि देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कृषि शोध एवं उसके विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत सरकार कृषि मंत्रालय के विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली 2014 का चौधरी चरण सिंह सम्मान के लिए अन्नदाता चयनित किया गया। अब समय है कृषि अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए चौधरी चरण सिंह पुरस्कार की घोषणा का। ही एक पुरस्कार श्री जयप्रकाश सिंह को भी दिया जाता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। श्री सिंह ईटीवी नेटवर्क के सीनियर प्रोड्यूसर हैं। ये कृषि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान चौधरी चरण सिंह पुरस्कार दिनांक 25 जुलाई 2015 को पटना में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा ईटीवी हिंदी अन्नदाता के सीनियर प्रोड्यूसर जेपी सिंह को प्रदान किया गया, जिसकी अध्यक्षता देश के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने की। ये अन्नदाता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों की ये एक सेवा प्रदान करता है। इसमें हम लोग कृषि आधारित कृषि व्यवसाय आधारित कार्यक्रम को दिखाकर किसानों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, देश के किसानों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उस हेतु हम लोग प्रतिदिन 4 से 5 कहानियाँ कृषि संबंधी दिखाते हैं, जिससे किसानों को लाभ हो सके। और इस अच्छे कार्य के लिए आज हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये चौधरी चरण सिंह बेस्ट जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार अपने देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ और जीवन रेखा कहे जाने वाले किसान जो हर समय उपेक्षा के शिकार होते रहे हैं। ईटीवी के 11 क्षेत्रीय चैनल पर अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से कृषि एवं कृषि आधारित सह व्यवसाय के समसामयिक विषयों पर कृषि से जुड़े लोगों के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कृषि एवं कृषि सह व्यवसाय की जानकारी देता है। किसानों के नव परिवर्तन लाने वाले ईटीवी अन्नदाता कार्यक्रम के पीछे मुख्य संकल्पकर्ता श्री रामोजी राव एवं इसके मार्गदर्शक ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड श्री जगदीश चंद्र जी और ग्रुप एडिटर श्री राजेश रैना जी द्वारा कृषि एवं किसानों के विकास हेतु किया गया कार्य और किसानों की सेवा एवं सम्मान के तौर पर देखता है। और ये राष्ट्रीय पुरस्कार हमें प्रेरित करता है कि आगे भी हम अपने राज्यों के अनुसार कृषि तकनीक, प्रगतिशील किसानों के अनुभव, कृषि में नित्य नई हो रही खोजों को अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारित करके किसानों तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे कि प्रदेश के किसान लाभान्वित हो सके और उनका स्थायित्व विकास हो और आय में वृद्धि हो। और यही अन्नदाता कार्यक्रम का संकल्प भी रहेगा। इसी के साथ अब चलिए आगे जानते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मूंगफली की फसल में कीटों की रोकथाम पर जानकारी। प्याज के अच्छे उत्पादन हेतु इसकी वैज्ञानिक रोपाई तकनीक। हमारे जिन किसान भाइयों ने समय पर मूंगफली बुआई कर दी होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर होगी। इस फसल पर प्रारंभ से ही अनेक प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, जो कि इसकी फसल को काफी क्षति पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, मूंगफली फसल में इन कीटों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन प्रबंधन अपनाएं, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश।
मूंगफली एक नकदी फसल है जिसका उत्पादन कम होने के कई कारण हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है कीटों का आक्रमण। तो मूंगफली की फसल में रस चूसक कीट जैसे माहू, फुदका, थ्रिप्स आदि का प्रकोप होता है। ये कीट पौधों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही पीत क्षीरा मोजेक जैसे रोग का वाहक का कार्य भी करते हैं। इन्हीं कीटों में दूसरा कीट है दीमक। यह कीट मूंगफली की फसल का एक भयंकर कीट है। यह पौधों की जड़ों को काटकर नुकसान पहुंचाता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। असिंचित क्षेत्रों में इस कीट से फसल को ज्यादा क्षति देखी गई है। मूंगफली की फसल में लगने वाला तीसरा कीट है सफेद सूंडी या व्हाइट ग्रव। इस कीट का प्रकोप मूंगफली की फसल में मध्य जुलाई से सितंबर तक ज्यादा देखा गया है। यह कीट फसल की प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे सूख जाते हैं। इसी में तीसरा कीट है विहार रोमिल सूंडी। यह कीट मध्यम आकार का होता है, जिसके पंखों पर काले धब्बे होते हैं। इसकी सूंडी नारंगी रंग की होती है। यह पत्ती की ऊपरी सतह को खा जाता है, जिससे पौधों की भोजन बनाने की क्रिया बाधित होती है। इसी के अंतर्गत जो पांचवा कीट है वह है तंबाकू की इल्ली। इस कीट की सूंडी लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी व काले हरे रंग की होती है। इसकी सूंडी पत्तियों को खाती है, जिससे उत्पादन में काफी हानि होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन उपरोक्त कीटों के समेकित नियंत्रण की, जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं सस्य क्रियाओं के द्वारा कीट प्रबंधन पर। तो सर्वप्रथम खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई करें। कीटग्रस्त पौधों को निकालकर नष्ट कर दें। हमेशा कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। खेत की नियमित साफ सफाई करें, अर्थात खेत को खरपतवार मुक्त रखें। खाद की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल के चारों ओर रक्षक फसल जैसे मक्का आदि का प्रयोग करें। आइए बात करते हैं इनके जैविक नियंत्रण के बारे में। कीटों के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम आधारित दवा का 5% घोल बनाकर छिड़काव 7-7 दिनों के अंतर पर करें। इसके अतिरिक्त NPV 250 LE का 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करें। इससे फली छेदक व पत्ती भक्षक कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। आइए बात करते हैं यांत्रिक क्रियाओं द्वारा प्रबंधन पर। इसके अंतर्गत खेत में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए चिपचिपे प्रपंच का प्रयोग करें। प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करके क्षेत्रीय अभियान चलाना चाहिए एवं खेत में T आकार की खूंटियों का प्रयोग करें, जिस पर पक्षी आकर बैठेंगे और कीटों को खाकर संख्या कम करेंगे। इतने उपाय करने के बाद भी यदि कीटों का प्रकोप यदि आर्थिक क्षति स्तर को पार कर जाता है, तब रासायनिक नियंत्रण का प्रयोग करें, जिसमें रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें एवं खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ मिला दें। सफेद सूंडी की रोकथाम के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5% हेप्टाक्लोर या थीमेट 10%, दानेदार 15 किलोग्राम मात्रा भूमि में मिला दें। प्रौढ़ सूंडियों को खत्म करने के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 EC की 1 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। विहार रोमिल सूंडी के कीट के नियंत्रण के लिए पैराथियान 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव भी प्रभावशाली होता है। किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को अमल मिलाकर यदि आप इन कीटों का समेकित प्रबंधन करते हैं तो निश्चित ही आपको इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। हमारे जिन किसान भाइयों ने जून के प्रथम सप्ताह में प्याज की नर्सरी डाली होगी वो अभी रोपाई योग्य हो गई होगी। तो किसान भाइयों, खरीफ प्याज की अच्छी उपज के लिए किस प्रकार करें इसकी रोपाई, आइए जानते हैं कि कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश सिंह से। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि खरीफ प्याज के उत्पादन का समय भी आ गया है और उत्तम तकनीक से आप लोग नर्सरी भी तैयार कर चुके होंगे। इसके लिए सबसे उत्तम ये है कि भूमि का चुनाव, ढालदार भूमि का चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात है कि 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से
इसके बाद जो है मैं आपको बताऊं, अच्छा रोटावेटर चलाते हैं ताकि मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाए। इसमें मैं आपको बताऊं कि लगभग 2 से 3 टन गोबर की बढ़िया सड़ी हुई खाद अगर पड़े तो इसका उत्पादन अच्छा होगा। साथ में 40 किलो से लेके 50 किलो डीएपी के साथ सल्फर देना, मतलब सल्फर हमारे प्याज के लिए आवश्यक है। इसको 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से नितांत आवश्यक है, जिससे चरपराहट जो होती है प्याज में वो बढ़ती है, रख रखाव बढ़ता है और इसकी साइज भी बढ़ती है। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि बरसात के प्याज के प्रजाति के बारे में, जो हमारी एग्री फाउंड डार्क रेड प्रजाति है जो बरसात में लगाई जाती है। इसके बाद हम क्यारियां बना लेते हैं। क्यारियों की चौड़ाई करीब करीब जो है 2 मीटर 1.5 मीटर के करीब होनी चाहिए और लंबाई अपने हिसाब से होती है। जिसकी नर्सरी 40 से 45 दिन की हो उसकी नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग अब खेत में की जा सकती है। मैं किसान भाइयों आप लोगों से ये भी चाहूंगा कि इस सत्य क्रिया को करते हुए आप एक बार और डंपिंग ऑफ वाली बीमारी की दवा जो हमने कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बताया था, इसका एक बार इसमें रोपाई करते हैं। रोपाई करने पे ये जरूर ध्यान हो कि हमारे पौधों से पौधों की दूरियां जरूर मेंटेन की जाएं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है पास लोग रोपाई कर देते हैं जिससे कंद का विकास हमारे नहीं हो पाता। तो 10 से 15 मतलब पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर कम से कम और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर कम से कम निर्धारित करके ही इसकी रोपाई करनी चाहिए, जिससे हमारे कंद का साइज बढ़ता है। किसान भाइयों, रोपाई के बाद किसान भाइयों प्याज की खेती के लिए, चूंकि हम बरसात में प्याज की खेती करते हैं, तो लगभग रोपाई के 40 दिन बाद और लगभग 75 से 80 दिन बाद एक जो है 2 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। कुछ खरपतवार होते हैं जिसको निदाई करके बाहर निकाल लेते हैं, जिससे हमारे उत्पादन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने ये बताया कि प्याज की खेती बारिश के महीने में होती है, इसमें मुख्य रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है, परंतु किसी भी कारण से अगर अधिक जल भराव या अधिक पानी बरस जाता है तो भी हमको जल का पर्याप्त निकास होना चाहिए। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि ढालदार खेत हो जिसमें हम प्याज की रोपाई करें तो किनारे से हमारा पानी निकल के बाहर चला जाए। दूसरा, अगर मान लीजिए 15 दिन 20 दिन का गैप भी होता है तब भी ये सहन कर लेती है, लेकिन जब हम सितंबर और अक्टूबर में जब बरसात हमारी नहीं होती है तो 2 पानी की जरूरत होती है। 15-15 दिन के अंतराल पे 2 पानी हम इसमें दे देते हैं, जिससे हमारा प्याज का उत्पादन बढ़ जाता है। करीब करीब मैं आपको बताऊं कि 30 से 35 दिन के बाद 25 किलो यूरिया 1 एकड़ में इसका टॉप ड्रेसिंग करते हैं। इसके बाद जब लगभग 60 से 75 दिन होता है तो एक स्प्रे NPK 18-18-18 का स्प्रे करते हैं, जिससे उसके पत्तियों से पोषक तत्व हमारे पौधों की गांठों तक पहुंचता है और इसके उत्पादन पे अधिक प्रभाव पड़ता है। मैं आप लोगों को इसके संदर्भ में ये भी बताना चाहता हूं कि खरीफ प्याज में अगर 1 एकड़ में आप अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो करीब 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त होता है। तो उस समय इंतजार नहीं करना चाहिए, उसको खेत से तुरंत ही खोद के बेच देना चाहिए। अगर हमारे किसान भाई इस तरह की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ करीब करीब 60 से 70 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। सिंघाड़े की अधिक उपज देने वाले किस्में और रोपाई तकनीक। अरे चाचा, गंगा को लेकर कहाँ जा रहे हो? 1 महीने से बहुत कम दूध दे रही है, इसे दिखाने के लिए शहर ले जा रहा हूँ। इसे एरोसोल कंपनी की कैल्शियम से भरपूर इलेक्ट्रोमिक्स AD3 पिलाओ, दूध की बाल्टियाँ भरते भरते थक जाओगे। इलेक्ट्रोमिक्स ने किया कमाल, पशु स्वस्थ, पालक मालामाल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने सिंघाड़े की नर्सरी समय से लगाई होगी वो अभी रोपाई योग्य तैयार हो गई होगी और बहुत से कृषक तो इसकी रोपाई का कार्य भी शुरू करने लगे होंगे। हमारे बीच एक प्रगतिशील कृषक विलास तिजारे भी मौजूद हैं जो कि सिंघाड़े की खेती करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। सिंघाड़े की खेती और धान की खेती में लगभग जो एक ऑपरेशनल समानता है, जो काम करना होता है, इसमें जो वेराइटीज लगाते हैं वो एक लाल गुलरा है, ये भारी किस्म का होता है, एक हरीरा है जो कुछ उससे कम उम्र का है। धान के खेतों में सिंघाड़ा लगाने के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो हरीरा और लाल गुलरा, ये दो किस्म जो हैं ये सबसे आदर्श किस्म है। इसमें कांटा भी नहीं होता है, तो पैदल चल के ही बनिहार इसकी तोड़ाई कर सकते हैं, इसकी लगाई कर सकते हैं। और इसमें एकड़ पीछे 2 बैग सुपर फास्फेट, 20 किलो प्रति एकड़ यूरिया और 15 किलो पोटास, ये इसमें रासायनिक खाद का एक जो डोज लगता है वो है। तो गोबर की खाद तो इसमें अपन जितनी डाल सकें अच्छी बात है, उतना ही लाभ होता है गोबर की खाद का। और इसमें और ऐसे ही जैसे धान का कीचड़ मचाते हैं वैसे ही इसका कीचड़ मचाया जाएगा। अभी एक लगभग ये कीचड़ मचाने के बाद, खाद डालने के बाद लगभग इसमें 1 फीट पानी का जल स्तर कर देना होता है। और इसके बाद में एकड़ पीछे 1000 गुरांजी, 3 बेल की एक गुरांजी, ये जो बेल होती है इसको लगाया जाता है। ये देखना एक होता है कि कीट प्रकोप तो नहीं है, लगाने के वक्त भी इसको ट्रीटमेंट कर लें, जैसे मोनोक्रोटोफास है, क्लोरोपायरीफास, साइफरमेथ्रिन, इन दवाओं का घोल बना करके लगभग ये समझ लीजिए आपकी 50 लीटर पानी में 100 ml हमने दवा डाल दी और उसमें एक 10 मिनट डुबा के रख दिया बेल को और उसको लगा दिया। पौधे प्लांट से प्लांट 1-1 मीटर पे लगा दिया जाता है। बेल लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ कचरा होने की संभावना है तो वहाँ जुताई करने के बाद में जो बेल लगा रहे हैं उसकी संख्या अधिक रखनी चाहिए। अगर 1000 गुरांजी लग रही है 1 एकड़ में तो बेहतर ये होगा कि 1500 लगा दें। तो होता यह है कि दूसरा कचरा उगने या पनपने के पहले बेल घनी हो जाती है तो उसके बाद फिर कचरा नहीं हो पाता। और अगर हमने पतला लगाया और एक बार कचरा अगर पनप गया तो फिर वो बेल को ख़त्म कर देता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद 10-10 दिन में ये देखते रहें कि इस पे कीट प्रकोप तो नहीं है, अगर है तो इसके ऊपर कीटनाशक दवा लगभग 15 लीटर पानी में 60 ml दवा जो है ये प्रभावकारी होती है। और 10-10 दिन में अगर हम छिड़काव करते रहें तो फसल को आखिरी तक निरोग बनाए रखने में हम सक्षम होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सिंघाड़ा घना नहीं होता है इसका पत्ता, तब तक निंदाई जरूरी है। ये देख ले कि अगर दूसरी कोई जली वनस्पतियां हो रही हैं तो उनको निकाल देना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि सितंबर के मध्य में उसमें फ्लावरिंग चालू हो जाती है। और विशेष हमको अगस्त और सितंबर 2 ही माह होते हैं कि जिनमें हमारे को हर 10 दिन के 10 दिन दवा कीट हो न हो डाल ही देना चाहिए। अगर ये हमने किया है तो मान लीजिए कि हम बिल्कुल एकड़ पीछे 40 से 45 क्विंटल उत्पादन ले लेंगे। और दिसंबर में इसकी फसल समाप्त होने के बाद में जो इसका पत्ता है सड़ गल करके यहीं बैठ जाता है, खाद में परिवर्तित हो जाता है। इसमें आप अगर 1-2 एकड़ में भी इस तरह से आप सिंघाड़े की खेती करना चालू कर देंगे तो एक आर्थिक आधार बनना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी ज़मीन सुधरना चालू हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप कुछ दिन में हर साल कुछ प्लॉट बदल बदल के आप सिंघाड़े की खेती करते रहे तो कुछ दिनों में आपके पूरे खेत की जो मिट्टी की किस्म है वो उर्वरक हो जाएगी और आपको रासायनिक खाद की आवश्यकता उतनी नहीं। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को जाना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ केपी सिंह से। सिंघाड़े की उन्नत खेती किस प्रकार से की जाती है? किसान भाइयों, मुख्यतः अपन बात करते हैं कि अगर स्वस्थ पौधा अगर अपने पास में है तो स्वस्थ पौधे से अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नर्सरी अवस्था में जो पौधा होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है और बहुत कोमल अवस्था में होता है। तो इस समय आपको विशेष रूप से उसके ऊपर ध्यान देने योग्य अवस्था होती है ये। तो आप सभी जानते हैं कि अभी जो मौसम है इस मौसम में आपने नर्सरी लगा रखी होंगी। तो नर्सरी में जो अवस्था में जो पौधे हैं अब आपको समय हो गया है कि आप उनको विस्तृत रूप से फैलाएं, पानी के अंदर
जो आपका तालाब है उसके अंदर जैसे जैसे उनकी बेलें बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे उनको निकाल के आप पानी के अंदर डालें उसको, और हर 5 या 7 दिन के अंतराल पे खरपतवार बाहर निकाल दें। दूसरा, इसमें जब हमने देखा है कि जो आप तालाब में फसल लेते हैं तो उसमें काई की शिकायत मिलती है अपने को, तो काई के उपचार के लिए एक तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको बाहर निकाल लें काई को। दूसरा, जो चूना होता है, चूना का आप 5 किलो प्रति 10,000 लीटर के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो आप देख लीजिए आपका तालाब कितना बड़ा है और 5 किलो के हिसाब से आप 10,000 लीटर के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब आप अभी 15 से 20 दिन बाद, जिन किसान भाइयों की अभी नर्सरी में बहुत छोटी है अवस्था है, 15 से 20 दिन बाद वो ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, पानी में ले जाएंगे उसको, उस समय आप ध्यान रखें कि जो नर्सरी में से आपने पौधा निकाला है उसको अच्छी तरीके से उपचारित कर लें, ताकि कोई बीमारी उस पौधे के साथ में, अगर वो डंठल या नर्सरी से जो आप पौधा ले जा रहे हैं वो किसी संक्रमण युक्त है तो आपके लिए हानिकारक होगा मुख्य खेत में जाने के बाद में। तो उससे पहले ही उसको डाइथेन M45 या बाविस्टीन से इससे आप उपचारित कर लें। 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में आप डाल लीजिए डाइथेन M45 को या फिर बाविस्टीन को। उसके अंदर आपका जो भाग आपको उपयोग करना है उसको उसमें डुबो दीजिए। 10 मिनट डुबोने के बाद में, सुखाने के बाद में फिर आप उसको ट्रांसप्लांटिंग करें। इसके अलावा किसान भाइयों ये भी देखा गया है कई जगह, जैसे आप सिंघाड़े का जो पौधा होता है नर्सरी जब लगाते हैं तो छाया करके रखते हैं आप, तो छाया की अवस्था में तो इसमें देखा गया है कि कई फफूंदीजनक रोग इसमें आते हैं। इसमें से मुख्य जो है, एक आपने देखा होगा सफेद सफेद पाउडर जम जाता है पूरी पत्ती के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं दही रोग, जिसको किसान भाई बोलते हैं देसी भाषा में। पूरा पाउडर जम जाता है पत्ती के ऊपर और इससे क्या होता है कि जो पौधे की बढ़वाहट है पूर्ण रूप से रुक जाती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है भोजन बनाने की वो पूर्ण रूप से बाधित हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए आप डाइथेन M45 का उपयोग कर सकते हैं। 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। आगे और भी कुछ है रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द होते हैं हाजिर। पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की फसल में प्रबंधन कार्य। अरे चाचा, गंगा को लेकर कहाँ जा रहे हो? 1 महीने से बहुत कम दूध दे रही है, इसे दिखाने के लिए शहर ले जा रहा हूँ। इसे एरोसोल कंपनी की कैल्शियम से भरपूर इलेक्ट्रोमिक्स AD3 पिलाओ, दूध की बाल्टियाँ भरते भरते थक जाओगे। इलेक्ट्रोमिक्स ने किया कमाल, पशु स्वस्थ, पालक मालामाल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला बक्सर से समीर कुमार जी, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्नेशन फूल की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो समीर जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। कार्नेशन एक बहुत ही उपयोगी एंड लाभदायक पुष्प सिद्ध हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में पॉली हाउस में सबसे ज़्यादा कार्नेशन की खेती की जा रही है। 9 वैरायटियों को लाया है, जिसमें ग्वेन, आयरिनी, फरीदा इत्यादि इत्यादि, और मुख्य तौर पे लाल रंग की किस्मों की, सफेद रंग की किस्मों की और पीले रंग की किस्मों की ज्यादा डिमांड हो। सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका pH मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दें
तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। कार्नेशन को लगाने से पहले जब पॉली हाउस तैयार हो जाता है, इसकी मिट्टी में हम 2 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर की खाद और 1 भाग रेत डालते हैं। जब भी मिक्सचर पौधे लगाने से पहले इसमें मैंने जैसे बताया ट्राइकोडर्मा विरिडी को मिलाया गया, जो कि 2 से 5 ग्राम पर स्क्वायर मीटर मिलाया गया था। और इसमें हमने पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर, इस तरह से कुल मिला के 32 से 36 पौधे इसमें 1 स्क्वायर मीटर में आते हैं। और इसको आमतौर पर तब लगाया जाता है जब हमारे पास जो तापक्रम है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, तब इसमें पौध जो है बहुत ही अच्छे ढंग से स्थापित होती है। पौधों को लगाने के 40 दिन के बाद इसमें हम पिंचिंग करते हैं। पिंचिंग का मतलब इसके जो 5 नोड होते हैं, उनके 5 नोड पे हम इसको ऊपर से काट देते हैं, जिससे कि इसकी वनस्पति वृद्धि हो। और इसके बाद इसमें उपयुक्त मात्रा में हर हफ्ते हम दिन में 5 बार जो हमारे घुलनशील तत्व है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उनको फर्टिगेशन द्वारा देते हैं। क्योंकि कार्नेशन में फ्यूजियरियम या कैसी बीमारियां बहुत ज्यादा आती है, तो उसका उपचार जो हम पहले पौध लगाते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी से किया गया था, इसलिए कम से कम होता है। बीच बीच में हर 15 दिन के अंतराल पे हमें इसको डाइथिन M45 बेबस्टिन से भी स्प्रे करते हैं। जब पौधों को पूरी तरह से हम देखभाल करते हैं तो पौधा पुष्प आने लग जाते हैं। तो इसको हम किस अवस्था में काटें, सबसे बहुत ज्यादा मुख्य बात है कि कब कार्नेशन को तोड़ा जाए। तो ये जैसे पुष्प दिख रहा है, इसकी ये पेंट ब्रश स्टेज है, इस स्टेज पे हम तोड़ते हैं। ये जो स्टेज है ये लोकल मार्केट के लिए है, ये लोकल मार्केट के लिए है। अगर हमने इसको दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर या बाहर के देशों में भेजना है, तब हमें इसको इस स्टेज पे निकाला जाता है, जिसको पेंट ब्रश स्टेज करते हैं। और इसको लगभग नीचे से, जैसे आप देख रहे हैं, नीचे से 2-3 गांठें छोड़ के इस पुष्प को हम एक जर्क द्वारा निकाल देते हैं। और इसी तरह की बाकी किस्मों को भी निकाल के पानी की बाल्टी में रख देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पानी की आधी भरी हुई बाल्टी है, इसमें हमने पुष्पों को काट के इसमें भर दिया है। और आप जैसे देख रहे हैं, कुछ अब नज़दीक की मंडियों के फूल हैं, कुछ दूर दराज के जाने के लिए, दूर के जैसे दिल्ली मार्केट में हम फूल भेज रहे हैं, वो उनके लिए तैयार है। चलिए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार के लिए सफेद मूसली की रोपाई विधि। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक सोमवार से शनिवार संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।